हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 26 है हमारे प्री पार विद प्रीपेयर का। तो पॉलिटी से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी टेस्ट 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो आपको देखनी है आज 38, 41 एंड 42। तो ये 3 वीडियोस हैं एंड 3 आपने चैप्टर्स करने हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 30। ठीक है जी, तो इतना सा काम है आपका, काफ़ी कम काम है। तो अपनी पेंडेंसी, अपना बैकलॉग पूरा कीजिए एंड मोर ओवर एट पार आ जाइए दूसरे हमारे साथियों के। तो चैप्टर 15 है इंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ ट्वीकिंग की गई थी जो इसका एक्ट है, स्पेशली उसमें स्पेशली आफ्टर जो हमारा कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बाद तो कुछ चेंजेस हुई हैं कि कितना पुराना अवार्ड जो है वो वैलिड है। तो ये थोड़ा आपको एक्ट दोबारा से देखना पड़ेगा, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाला एक्ट है। ठीक है जी। इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है कि आईएससी को कौन चेयर करता है एंड जोनल काउंसिल को कौन करता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एंड जोनल काउंसिल में कितने जोनल काउंसिल हैं, कैसे एरिया वाइज डिवाइडेड हैं एंड इनका क्या पर्पस है, एंड इंटर स्टेट काउंसिल का बनाने का हमारा क्या पर्पस है। ठीक है जी। तो बाकी आपने पेज टू पेज चैप्टर तो पढ़ना ही है, ये कुछ खास चीज़ें हैं। एंड ये जो मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ आपको, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एक्ट के बारे में, ये आपको थोड़ा डिटेल में सर्च करना पड़ेगा गूगल पर। पेज नंबर जो हमारा अगला चैप्टर नंबर 16 है, सॉरी, एमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मिनर्वा मिल्स केस है एक, ये आपको पता होना चाहिए कि इस केस का आउटकम क्या आया इमरजेंसी प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हमें पता होना चाहिए इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जो अगर इमरजेंसी लगती है तो। एंड आई होप यू नो दिस थिंग कि नेशनल इमरजेंसी है एक, जो हमारी प्रेसिडेंट्स रूल है, एंड एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो जो तीनों को प्रोमलगेट करने का अलग अलग तरीका है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी से जो नेशनल इमरजेंसी को हम प्रोमलगेट कर सकते हैं, कैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगती है, कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो एज़ यू नो कि 1975 के अराउंड नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने काफ़ी चीज़ों को दोबारा से सही कर दिया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ चेंजेस हुई थी इस दौरान, वो आपको पता होना चाहिए। एंड क्लियरली जो चीज़ें इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में 44th अमेंडमेंट ने अनल की थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ट्वीकिंग की गई थी इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इतनी ज़्यादा चेंजेस करके आया था ये। तो आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 30, जो है गवर्नर से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकन मॉडल कैसे डिफरेंट है कैनेडियन एज वेल एज इंडियन मॉडल से। ठीक है जी। तो इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड मोर ओवर पावर्स ऑफ गवर्नर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो वीटो पावर कैसी है हमारे गवर्नर के पास मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड कैसे वो डिफरेंट है या सिमिलर है हमारे प्रेसिडेंट की पावर से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का काफ़ी कंपैरेबल सा हम बोल सकते हैं कि पोजीशन है। गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एंड प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। तो इसलिए वी कैन कंपेयर देम टू सम एक्सटेंट। ठीक है जी। इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दोनों की आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एंड कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। गवर्नर की पावर्स क्या आउट ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस, गवर्नेंस किसी आउट ऑफ द स्टेट चीज़ पर क्या ऑर्डिनेंस बना सकता है, या फॉर दैट मैटर क्या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इंटर स्टेट में भी आपने पढ़ी होंगी, एंड यहाँ पर आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिविजिट कर सकते हैं। उसके बाद पार्डनिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स देखनी है, डेथ सेंटेंस के केस में देखनी है, स्पेशली क्या गवर्नर पार्डन कर सकते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों की पावर्स में। एंड मोर ओवर
कुछ सर्टन स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नर हैं उनके पास कुछ एक्सटेंसिव पावर्स हैं, जैसे कर्नाटका एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर को कौन कौन सी स्टेट्स में क्या स्पेशल पावर्स दी हुई हैं, ठीक है जी। एंड लास्टली हमारे पास है डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर की है वो कैसे डिफरेंट है हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के, किसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशन है, क्या वो गवर्नर है, क्या वो प्रेसिडेंट है। तो ये सब चीज़ों की क्लैरिटी होना इज़ अ मस्ट, ठीक है जी। तो ये तो रहा आपका आज का काम। अब हम रिवाइज करते हैं जो आपने कल पढ़ा है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो पहली स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल एंड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। तो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश मॉडल से हमने कॉपी किया है, एंड क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है इंडिया में। दूसरी स्टेटमेंट है basic principle of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states by the constitution। तो क्या ये चीज़ डिफ़ाइन करती है फेडरलिज्म को कि अगर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिवाइड करके दी हुई है दोनों स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो द करेक्ट आंसर इज़ बी। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। ये बात सही है कि जो फेडरलिज्म का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है अलॉन्ग विद द अदर्स, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिफ़ाइन करके दे दी कि स्टेट्स का दायरा यहाँ तक है, सेंटर का दायरा यहाँ तक है, तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें बताई हुई हैं। हमारे पास स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, तो इसीलिए वी कॉल आवरसेल्व्स एज फेडरल आल्सो, ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बोरो किया है ब्रिटिश मॉडल से, ये बात सही है यहाँ तक, लेकिन पार्लियामेंट इंडिया में सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरियस थिंग्स हैं, जैसे कि अब मैंने लिस्ट सिस्टम ही बताया आपको कि पावर्स डिवाइडेड हैं, तो पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ नहीं बना सकता जो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है जुडिशियल रिव्यू की प्रोविज़न है, ठीक है। एंड तो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में भी, कि कुछ चीज़ें हैं जो जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है एंड पार्लियामेंट के रूलिंग्स को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एनजैक जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की बात कर रहे थे, तो उसको जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वहाँ पर कम हो रही है। मोरओवर फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसी स्टेट के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके ऊपर नेगेटिव लिस्ट है, जिनको जो स्टेट है वो उन चीज़ों को नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर अगर हम बोलें कि राइट टू इक्वालिटी, तो स्टेट स्पेशल कुछ अलग लोगों के लिए चीज़ें नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द थिंग्स दैट आर गिवन इन आर्टिकल 15 एंड 16। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह से स्टेट की पावर को कम कर रहे हैं, इंडिविजुअल के कुछ जो हक हैं वो सामने रख रहे हैं, तो उनको एनक्रोच नहीं कर सकता पार्लियामेंट, इसीलिए पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ठीक है जी। एंड मोरओवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। जैसे अभी हमने फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें लिख दी हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट के परव्यू से बाहर हैं। तो इसलिए वी कंक्लूड दैट पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड ऐसी स्टेटमेंट्स, ये मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई है बुक में से ही, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कीजिए, ढूंढिए, एंड ऐसे ही इनको रिवाइज करने से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं कल। बाय बाय।